प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए दिसंबर 2025 उम्मीदों की सौगातें देकर गया। उन्हीं सौगातों में से एक है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती विज्ञापन 2025, जो 31 दिसंबर 2025 को आया। इसी विज्ञापन के बारे में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। आप बैक टू बैक मेरे साथ बने रहें और लगातार हम इस पर बातचीत करने जा रहे हैं। चलिएगा, फिलहाल हम यहां पे भर्ती का अवलोकन कर रहे हैं। मुख्य बातें एक नजर में। इस भर्ती में 32,679 पद टोटल पोस्ट हैं, 32,679, जिनमें आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएसीसी, सशस्त्र पुलिस, विशेष सुरक्षा बल, जेल वार्डर महत्वपूर्ण पद सम्मिलित हैं। और अगर आवेदन टाइप की बात करें, आवेदन मोड की बात करें, एप्लीकेशन मोड की बात करें, तो जो इसके आवेदन होने वो ऑनलाइन आवेदन ही केवल और केवल एक्सेप्ट किए जाएंगे। जो uppbpb.gov.in पर लॉगिन करके आप फॉर्म भर सकते हैं। जो चयन की प्रक्रिया होगी, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उसमें सबसे पहले तो रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा जो अभ्यर्थी क्लियर करेंगे, पास करेंगे, फिर अगला जो स्टेप है, दोनों डीवी और पीएसटी दोनों एक साथ होंगे। डीवी मतलब हुआ कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि अभिलेख संवीक्षा। पीएसटी का मतलब हुआ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि शारीरिक मानक परीक्षण। ये दोनों एक साथ होने हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, है ना, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षण, वो होना है। इसके बाद अंतिम मेरिट सूची में जो अभ्यर्थी अपनी जगह बनाएंगे, उनके शरीर में जो जुनून वर्दी है वो वर्दी होगी। आइए आगे बढ़ेंगे और बैक टू बैक सारी और अन्य महत्वपूर्ण बातों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथियां, महत्वपूर्ण तिथियों में जो आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं वो 31 दिसंबर 2025, यानी कि विज्ञापन आने वाले दिन से ही स्टार्टिंग हो गई। आवेदन एवं आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 30/1/2026, यानी कि 30 जनवरी 2026। शुल्क समायोजन या फिर फॉर्म में किसी तरह की गलती हो, वैसे तो आप कोशिश ये करेंगे आवेदन करते समय कोई गलती ही ना हो, लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश कोई समस्या होती है तो शुल्क समायोजन और संशोधन की जो फीस है, यानी कि जो करेक्शन की जो अंतिम तिथि है वो है 2 फरवरी 2026। आगे बढ़ेंगे, फिर इन महत्वपूर्ण सभी बिंदुओं पर बात कर रहे हैं। आइए रिक्त पदों का विवरण जानते हैं कि किस प्रकार के पद, कितने पद इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसमें 10,000, यानी कि टोटल हम बात करते हैं कि जो आरक्षी पीएसी यानी कि सशस्त्र पुलिस, यानी कि आरक्षी पीएसी और सशस्त्र पुलिस के जो पद हैं वो 15,131 हैं। इसमें आरक्षी नागरिक पुलिस यानी कि महिला और पुरुष इसमें दोनों सम्मिलित हैं, वो हैं 10,469, है ना, 10,469 पद हैं यहाँ पे। जेल वार्डर यानी कि पुरुष के लिए जो वैकेंसी है वो 3,279 है। महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी के जो पद हैं वो 2,282 पद हैं। और आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के 1,341 पोस्ट हैं। जेल वार्डर महिला के 106 पोस्ट हैं और आरक्षी घुड़सवार पुरुष के लिए यहाँ पे 71 पद रखे गए हैं। चलिएगा, और डिटेल विज्ञापन आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा विज्ञापन इनका। आइए इसमें हम बात करने जा रहे हैं आरक्षी पीएसी सशस्त्र पुलिस बल के जो 15,131 हैं, उसमें हम कैटेगरी वाइज सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के 6,060 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के 4,083 पद हैं। अनुसूचित जाति के 3,176 और ईडब्ल्यूएस के 1,512 और एसटी के अभ्यर्थियों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 300 पद रिजर्व किए गए हैं। ठीक है, आगे कौन आवेदन कर सकता है, अब यह जानना है कि इस भर्ती में कौन आवेदन कर सकता है। पहली बात तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना, या भारत का नागरिक हो या फिर तिब्बती शरणार्थी या भारतीय मूल के प्रवासी उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट शर्तें लागू हैं। विवरण हेतु विज्ञप्ति जरूर देख लें, यानी कि जो जनवरी 1962 से के पहले यहां पे आ गए थे, है ना, वो तिब्बती शरणार्थी या भारतीय मूल के प्रवासी भी इस वैकेंसी को आवेदित कर सकते हैं। बल्कि आपको जब सिलेक्शन होगा तो उस समय आपको प्रमाण पत्र भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार जिसके भी द्वारा जारी किया गया वो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अगर आप इस कंडीशन पे हैं तो, है ना। वैसे उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी ज्यादातर होंगे तो भारत के ही सभी नागरिक होंगे। पूरी उम्मीद है कि ये पहला वाले पे ही ऑप्शन पे ज्यादातर लोग जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि आप सेकंड वाले ऑप्शन पे बिलोंग करते हैं तो आप विज्ञापन को देखिएगा। शैक्षिक अर्हता की बात करें, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड से 12th पास होना चाहिए। एक बात ध्यान देंगे कि अपेयरिंग अभ्यर्थी मान्य नहीं होंगे, यानी कि आपको जिस समय आप आवेदन कर रहे हैं, देखिए साफ साफ लिखा कि आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। सम्मिलित होने वाले अपेयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, यानी कि अपेयरिंग वाले, यानी कि जो इस बार 12th पास हो रहे हैं वो अभ्यर्थी इसमें पात्रता नहीं रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन का बहुत बड़ा मामला नहीं है, सिर्फ 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर अधिमानी अहर्ताएं क्या होंगी, यानी कि और क्या चीजें हैं जो हमें बेनिफिट मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं अधिमानी अहर्ताओं की तो कोई भी बेनिफिट नहीं ऐड किया गया है, लेकिन हाँ एक बात वहां पे रख दी गई है, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा अभ्यर्थी अधिमानी अहर्ता के कोई अंक नहीं होंगे। और यदि मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी
बराबर अंक पे पहुंच जाएं। तो इस दशा में अभ्यर्थियों के लिए प्रावधान किया गया है कि या तो वो डोएक या फिर NIELIT सोसाइटी से कंप्यूटर में O लेवल का प्रमाण पत्र प्राप्त किए हों, या फिर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष न्यूनतम सेवा दी हो उन्होंने, या फिर NCC का B सर्टिफिकेट हो। तो अब इसकी आपको बेनिफिट क्या है उस स्थिति में। और एक बात, एक से ज्यादा अधिमानी अहर्ताएं रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही का बेनिफिट मिलेगा। और भी बेनिफिट किस प्रकार का होगा, यह भी इन्होंने अपने विज्ञापन में 3.4 पैरा में बात की है ना। बात यह की है कि मान लीजिए कि इस तरह की कोई स्थिति क्रिएट होती है कि मान लीजिए कि कई अभ्यर्थी हैं, 2 या 2 से ज्यादा अभ्यर्थी जिनके समान अंक आ गए, उस दशा में क्या होगा, एक से अधिक अधिमानी अहर्ता रखने वाले अभ्यर्थियों केवल एक का ही मान लीजिए कि प्रॉफिट मिलेगा। ये बात हो गई। अच्छा, यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान है तो फिर प्रेफरेंस दिया जाएगा उस व्यक्ति को जिसकी उम्र ज्यादा होगी। यदि इसके बाद भी अभ्यर्थी के अंक समान हो रहे हैं दोनों कंडीशन में, उम्र मान लो दोनों के बराबर आ गई, तो ऐसे अभ्यर्थी की वरीयता दी जाएगी उनके हाई स्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित नाम के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जो पहले आएगा, है ना, उसको वरीयता दी जाएगी। अब विज्ञापन इनका देख लीजिएगा। तो ये अधिमानी अहर्ता में सिर्फ इतना ही है, बाकी उसका किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट आगे बातचीत करते हैं इस मुद्दे पे। अब प्रश्न है उम्र, है ना, कि किस उम्र के अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। पहली बात तो जो परीक्षा की तिथि की जो गणना हो रही है वो 1 जुलाई 2025। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो उम्र रखी गई है वो 18 से 22 वर्ष के बीच में है, यानी कि जिनका जन्म जुलाई 2003 से पूर्व और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए, वही पुरुष क्या होंगे 18 से 22 साल के अभ्यर्थी। उसमें आयु की सीमा में छूट भी दी गई है लेकिन रिजर्व वर्ग के लिए, है ना। अच्छा, महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट 18 साल से 25 वर्ष की जो महिलाएं हैं वो इस फॉर्म को भर सकती हैं। कंडीशन ये है कि उनका जो जन्म है 2 जुलाई 2000 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनका क्या है 2 जुलाई 2003 से पूर्व और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए, और इसमें क्या है 2 जुलाई 2000 से पूर्व और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु में छूट अनुमन्य होगी, है ना, वो दी गई है। उसमें आप विज्ञापन में एक बार डिटेल में पढ़िएगा ऐसे अभ्यर्थी। चलिएगा, चयन प्रक्रिया सफलता के 4 चरण। मैंने पहले ही बात की थी कि नंबर 1 जो पहला काम होगा वो क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम का जो टाइप है वो ऑफलाइन एग्जाम है और OMR आधारित है ना। ठीक है, OMR आधारित है, आपको भरना है, ऑफलाइन एग्जाम है। दस्तावेजों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एवं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसी दौरान आपके शैक्षिक और अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन और शारीरिक मापदंडों की जो है वो जांच हो जाएगी। हाइट वगैरह सारी चीजें वहां पे आपकी चेक कर ली जाएंगी। चरण जो तीसरा है वो है PET, और ये जो नेचर है वो क्वालिफाइंग प्रकृति की दौड़ है। शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, ये तीसरा स्टेप है। और चौथा स्टेप है यानी कि तीसरे स्टेप के बाद आप फ्री हो जाएंगे। अब किस्मत पे एतबार करना है कि अंतिम चयन सूची आएगी और उस मेरिट सूची में, उस PDF में मेरा नाम लिखा होगा और मेरे सपनों का जो पूरे होने का एक स्थिति है वो चौथी चरण 4 है, अंतिम चयन सूची, जिसमें पहले में भी आप कर सकते हैं, दूसरा भी आपके हाथ में है, तीसरा भी आपके हाथ में, और अगर इन तीनों में आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो चौथा भी आपके हाथ में ही है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब लिखित परीक्षा के प्रारूप की बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन होंगे। तो यहां पे 150 क्वेश्चन होंगे। अधिकतम अंक कितने होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और यहां पे 300 अंकों का पेपर होगा। परीक्षा की जो अवधि होगी वो 2 घंटे होगी, यानी कि 120 मिनट होगी। प्रत्येक उत्तर के लिए +2 अंक दिए जाएंगे। और मजे की बात यह है कि इस बार निगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। विषय क्या क्या पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य हिंदी आएगी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता से क्वेश्चन आएंगे, यानी कि मैथमेटिक्स कह सकते हैं उसको, है ना, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी। फिर मेंटल एप्टीट्यूड, IQ एंड रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि ये आपकी रीजनिंग के प्रश्न आएंगे यहाँ पे। तो इसमें जो वेटेज है 38, 38, 37, 37 का है ना, ये क्वेश्चन आएंगे। ये मान लीजिए कि सभी क्वेश्चन की संख्या ऑलमोस्ट समान ही है इन 150 प्रश्नों में। ठीक है, नेक्स्ट, शारीरिक मानक और दक्षता की आवश्यकताएं, यानी कि PST और PET में क्या होना है, ये बात का डिस्कशन करना है। देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि शारीरिक मानक परीक्षण के अंतर्गत अगर पुरुष सामान्य OBC या SC कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसकी जो हाइट होना चाहिए मिनिमम 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर बच्चा अनुसूचित जनजाति से है अभ्यर्थी तो 160 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। अगर पुरुष है तो पुरुष का जो सीना है वो 79 सेंटीमीटर यानी कि 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये सामान्य अभ्यर्थी की बात हो रही है। सामान्य ये 79 और ये 84 हो गया। फिर सामान्य अभ्यर्थी OBC अभ्यर्थी की ये बात हो गई, किसकी 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए। कौन कौन, सामान्य भी, OBC भी और SC भी, तीनों की बात हो रही है यहाँ पे, जनरल की भी, OBC की भी और SC की भी। 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए सीना होना चाहिए और 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। यहाँ पे SC कैटेगरी के लिए थोड़ी सी लचरता दी गई है यहाँ पे, है ना।
जो सिस्टम है उसमें थोड़ा सा इनके लिए वरीयता मिली है कि 77 से 82, यानी कि 77 होना चाहिए बिना फुलाए और 82 होना चाहिए फुलाने के बाद। महिला अभ्यर्थी की अगर ऊंचाई की बात करें तो महिला अभ्यर्थी की जो ऊंचाई होगी यहाँ पे सामान्य जनरल यानी कि जनरल ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी एसटी अभ्यर्थी की, महिला अभ्यर्थी के लिए जो हाइट होना चाहिए वो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हम बात करते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या करना है, इसमें दौड़ होनी है ना। दौड़ कितनी होनी है, लगभग 5 किलोमीटर उसे कह सकते हैं, या 3 मील कह सकते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में 4.8 यानी कि 4 किलोमीटर 800 मीटर की दौड़, ये आपको ये दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी है, ठीक है। और महिलाओं के लिए जो दौड़ है वो है 2.4 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर 400 मीटर, और ये टाइमिंग जो है वो 14 मिनट के अंदर 14 मिनट्स के अंदर पूरी करनी है। महिला का जो वजन होना चाहिए, न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए, 40 किलो होना चाहिए, वो अमूमन होता है ना। चलिए, आवेदन कैसे करें यह प्रक्रिया जानना है। देखिए, जो आवेदन होना है वो मैंने पहले ही आपको डिस्कस किया है कि uppbpb.gov.in इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करके जाकर सबसे पहला काम यहां भी करना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जिन अभ्यर्थियों ने पहले से कर रखा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उन्हें दोबारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं उनको ओटीआर करना होगा। ओटीआर करने के बाद लॉगिन करें, लॉगिन करेंगे, प्राप्त ओटीआर प्रक्रिया पूरी करने का ना क्रेडेंशियल्स के साथ वेबसाइट पर लॉगिन करें, आवेदन भरें, सभी आवश्यक व्यक्तिगत और शैक्षिक विवरण ध्यानपूर्वक भरें। मैंने पहले ही बताया कि गलती नहीं करना है, करेक्शन वाले दिन का इंतजार ना करना पड़े, ठीक है। तो बहुत ही सावधानी के साथ अगर आप अपने से भरते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुद भरें, सीखें और भरें, अच्छा रहेगा, गलती के चांस कम रहेंगे। लेकिन अगर आप भरना नहीं जानते हैं तो आप कैफे में जाएंगे तो उसके सामने सारी प्रक्रिया यानी कि सबमिट करने से पहले सब कुछ एक बार चेक जरूर कर लें। डिजी लॉकर यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो वो होना है वो डिजी लॉकर के माध्यम से होना है। शैक्षिक, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आरक्षण से संबंधित यानी कि जाति प्रमाण पत्र, और अगर आपको एज रिलैक्सेशन का फायदा मिला है यानी कि आप आयु में छूट लेना चाहते हैं तो फिर आप वो सब संबंधी प्रमाण पत्र डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड होंगे। यदि डिजी लॉकर पे उपलब्ध नहीं है तो उनकी स्कैन प्रति अपलोड करें, ठीक है। आवेदन पूरा करें, शुल्क भुगतान और दस्तावेज अपलोड करें। शुल्क भुगतान मेन बात अब करते हैं। शुल्क भुगतान में यहाँ पे जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। ईडब्ल्यूएस यानी कि सामान्य के वो अभ्यर्थी जो इकोनॉमिकल वीक हैं, है ना, तो उस सेक्शन के अभ्यर्थी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपए का शुल्क रखा गया है, और एसटी और ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 400 रुपए, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपए। पेमेंट का जो माध्यम होगा वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। जो फोटो अपलोड होनी है वो रियल टाइम फोटोग्राफ यानी कि लाइव फोटोग्राफ आपका अपलोड होना है। आवेदन के दौरान वेबकैम से लाइव फोटो लिया जाएगा, टोपी, चश्मा या मास्क पहनना वर्जित है ना। हस्ताक्षर या सिग्नेचर तो 50 mm गुणे 20 mm के आकार में काली स्याही के पेन से सफेद कागज पे किया गया हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करें, जो 5 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। पदों की वरीयता, अब देखिए पदों की वरीयता भी पहले से सिलेक्ट कर लीजिए कि आपकी पसंद क्या क्या है, उस हिसाब से आपको पदों की वरीयता देना है और अपना विकल्प चुनना है। यह भी सावधानी बरतना है इसमें। वरीयता भरना अनिवार्य है और एक बार सबमिट करने के बाद इसमें कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए वरीयता क्रम ये एक मतलब किस तरह से दिया गया है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप उसे पहले डाल सकते हैं, जो आपको पसंद यानी आपकी प्रेफरेंस होगी। आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी या सशस्त्र पुलिस, आरक्षी घुड़सवार पुलिस, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, जेल वार्डर। आरक्षी नागरिक पुलिस ये महिलाओं के लिए है, और महिला बटालियन है तो महिला आरक्षी, और जेल वार्डर के जो पद हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, और उस क्रम को भरना है आपको। अंतिम याद रखने योग्य बातें, ओटीआर प्रक्रिया आपने पूरी कर ली, सभी आवश्यक प्रमाण पत्र डिजी लॉकर या फिर स्कैन, जो डिजी लॉकर में नहीं थे वो स्कैन करके अपलोड कर दिए। आयु, शैक्षिक और शारीरिक मानकों की पात्रता पुनः एक बार आपको चेक कर लेनी है। पदों की वरीयता का क्रम देख लेना है आपने सही से भरा है कि नहीं, और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 30 जनवरी है। ये कैलेंडर में अंकित कर लें, अपने गूगल कैलेंडर में सेव कर लें कि उससे पहले ही आपका फॉर्म भर जाए। ऐसा ना हो कि आप तैयारी में लगे रहें और आपका आवेदन ही ना होने पाए, ठीक है। किसी भी जानकारी के सत्यापन के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें, ठीक है। तो लगभग सभी पहलुओं पे डिस्कशन हो चुका है। ये 2025 का अंत, उम्मीदें दे गया अनंत, आया आशाओं का ज्ञापन, ये पुलिस भर्ती विज्ञापन। कसले कमर, पिघला दे जर्दी, जगा ले जुनून, पहन ले वर्दी। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में चयनित होने के लिए आप अपना कदम बढ़ाएं। आपके कदमों के साथ हमारे कदम हैं और हम भी मिला के चलेंगे आपके कदमों के साथ। आप हमारे साथ बने रहें और हम पूरी तरह से आपके साथ संकल्पित होकर लगे रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।